लंच टाइम में अंजलि ट्रे में खीर लेकर आई और सबको खीर सर्व करने लगी। आखिर में वो आदित्य के पास पहुंची तो उसने खीर लेने से मना कर दिया। सब लोग उस तरफ ही देख रहे थे। आदि के मना करने पर चुपचाप खीर खाने लगे, जैसे सबको पता था कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अंजलि आदि के पास वाली चेयर पर बैठ गई और उससे बोली, भाई आज मैंने पहली बार खीर बनाई है, क्या आप टेस्ट भी नहीं करेंगे? आदित्य ने ध्यान से अंजलि को देखा। वो उसको बहुत उम्मीद से देख रही थी। वो अपनी मासूम सी बहन का दिल नहीं तोड़ पाया और खीर का बाउल उठा लिया। अंजलि खुश हो गई और वहीं बाकी सब तो हैरान ही रह गए। टेस्ट करके बताओ ना भाई, कैसी बनी है खीर? अंजलि ने चहकते हुए कहा। आदित्य ने एक चम्मच खीर मुंह में रखी, एक नज़र कनक को देखा और अंजलि से बोला, बिल्कुल वैसी ही जैसी दादी माँ बनाती थी। अंजलि के साथ साथ कनक की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। आदित्य खीर खाकर अपने रूम में चला गया तो दीपिका जी ने कनक और अंजलि को अपने गले लगा लिया। थैंक यू बेटा, आज आपकी वजह से आदि ने 3 साल बाद खीर खाई। उन्हें खीर बहुत पसंद है, लेकिन माँ जी के जाने के बाद उन्होंने कभी खीर को छुआ भी नहीं। दीपिका जी ने कनक से कहा तो कनक ने कहा, आप प्लीज़ हमें थैंक यू मत बोलिए आंटी, हमने तो बस कोशिश की थी, आगे खाना ना खाना उनकी मर्जी थी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, बस इसी वजह से आज उसका दिल नहीं तोड़ पाए। सब खुश थे। मानसी बुआ तो कनक की ओर भी दीवानी हो गई थी। उन्होंने कहा, आपने सही कहा था पापा, कनक के कदम बहुत ही शुभ हैं। ये जिस घर में भी जाएंगी वहाँ की खुशियाँ भी दुगनी हो जाएंगी। रक्षाबंधन बीते 2 महीने हो चुके थे। सब अपने अपने कामों में वापस से बिजी हो गए थे। कनक की मुलाकात आदित्य से आजकल बहुत कम होती थी। वो शायद किसी केस को लेकर बहुत बिजी चल रहा था। एक ही घर में रहते हुए भी कनक तरस जाती थी आदित्य की बस एक झलक पाने के लिए। एक रात कनक को बेचैनी सी हो रही थी। उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। अंजलि सो गई थी, इसलिए कनक ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए अकेले ही छत पर चली आई। लेकिन छत पर आते ही अचानक से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने देखा कि वहाँ आदित्य बैठा है, कनक तुरंत ही वापस जाने को मुड़ गई। लेकिन उसने ध्यान दिया कि आदित्य कुछ उदास सा था। उसने अपना सर झुका रखा था और हाथ में कोई तस्वीर पकड़ी थी। वो आदित्य को ऐसे देखकर वापस नहीं जा पाई और थोड़ी हिम्मत करके आदित्य की तरफ ही चल पड़ी और धीरे से उसके पास वाली चेयर पर बैठकर उसे देखने लगी। आदित्य के हाथ में उसकी दादी की तस्वीर थी। कनक को समझ आ गया कि वो शायद अपनी दादी को मिस कर रहा है, इसलिए यहाँ अकेले बैठा है। आदित्य की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मोस्टली लोग समझ नहीं पाते कि उसके मन में क्या चल रहा है। ना ही वो कभी अपनी तकलीफ़ किसी से शेयर करता था, बस इसीलिए लोग उसे इमोशनलेस समझ लेते थे। आदित्य को जब अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने अपने बगल में नजरें घुमाई। सामने कनक को बैठा देखकर उसने अपने हाथ में ली तस्वीर को अपनी पैंट की पॉकेट में रख ली और वहां से जाने लगा। कनक ने आदित्य की आंखों की नमी देख ली थी। उसने वहां से जाने के लिए मुड़े आदित्य का हाथ पकड़ लिया और बोली, रुकिए ना प्लीज़। आदित्य कनक की इस हरकत से हैरान हो गया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो कनक ने घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया और फिर से कहा, बस थोड़ी देर और बैठ जाइए ना। आदित्य उसकी बात से इनकार नहीं कर पाया और उससे कुछ दूरी बनाकर वापस बैठ गया। बहुत देर तक दोनों ही खामोश रहे, क्योंकि आदित्य तो वैसे ही नाप तोल कर बस ज़रूरत के ही शब्द मुंह से निकालता था और कनक के होंठों पर आदित्य की नज़दीकी की वजह से ताला लग जाता था। आप शायद अपनी दादी को बहुत मिस कर रहे हैं आज, है ना? कनक को बातचीत का कोई और टॉपिक नहीं समझ आया तो उसने ये सवाल ही पूछ लिया। मैं कभी उनको भूलता ही नहीं हूँ। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कनक के सवाल का जवाब दिया, आप उनसे बहुत प्यार करते थे ना? कनक को अपने बेतुके सवाल पर खुद ही चिढ़ सी हुई। करता था नहीं, अब भी करता हूँ उनसे प्यार, आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे नहीं लगता, अगर आप उनसे प्यार करते तो उनकी परवरिश का मजाक नहीं बनाते। कनक ने डरते डरते ही इतना कहा और अपनी आंखें ज़ोर से मींच ली। आदित्य ने हल्के गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? उनकी परवरिश का क्या मजाक बनाया मैंने? कनक को उसके गुस्से का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन आज उसने सीधे सीधे बात करने की ठान ली थी। वो आदित्य को ऐसे घुटते हुए और नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, दादी माँ आपको बहादुर बनाना चाहती थी। उनको याद करके अकेले में रोने वाला बुज़दिल नहीं, वो आपको जिंदा दिल बनाना चाहती थी। ज़िंदगी को बोझ की तरह ढोकर जीने वाला इंसान नहीं। वो चाहती थी कि आप खुशियाँ बांटें, लेकिन आपने तो अपने ही घर वालों को उदासी के भवन में धकेल दिया। आपको पता भी है आपको ऐसे देखकर सभी घर वालों और दादी की आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी। सिर्फ आपने ही नहीं, उन लोगों ने भी अपने परिवार का सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य खोया है। किसी की माँ जुदा हुई तो किसी के जीवन साथी, उनको भी दुख होगा ना दादी माँ के जाने का। ऊपर से आपने खुद को सबसे अलग कर उनकी तकलीफ़ और बढ़ा दी। मैं तो इस घर की सदस्य भी नहीं हूँ, अभी अभी आई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया है
सबके मुस्कुराते चेहरे के पीछे की उदासी को जो इस घर का बेटा होने के बाद भी आप नहीं महसूस कर पाए। आदित्य हैरानी से कनक को सुन रहा था। उसने आज तक कनक को इतना बोलते नहीं देखा था। उसे पता था कि कनक की हर एक बात सच्ची है। ये तो उसने भी महसूस किया था जब से वो यहाँ वापस आया था। घर में पहले जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, ना कोई खुशी और ना ही कोई रौनक। उसे सोच में डूबा देखकर कनक ने फिर से कहा, मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं कि कोई आपसे बहस करे और ऊंची आवाज़ में बात करे। मैं माफ़ी चाहती हूँ ये सच बोलने के लिए, लेकिन अगर आपको मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई दिखी हो और आपको दादी माँ से आज भी प्यार हो तो प्लीज़ घर वालों को उनका वही पुराना बेटा लौटा दीजिए जो 3 साल से कहीं खो गया है। कहते कहते कनक का गला रुंध गया। वो वहाँ से उठी और तेज़ी से नीचे चली गई। आदित्य अब भी वहीं बैठा था। उसने दादी माँ की तस्वीर को निकाल कर देखा। उसके कानों में कनक की बातें गूंज रही थी। उसकी आंखें भर आई। उसने तस्वीर को चूमा और अपने सीने से लगा लिया। अगले कुछ दिन फिर पहले की तरह ही बीते। आदित्य अब भी अपने काम में उतना ही बिजी रहता था। कनक को लगा कि उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बुरा लगने लगा कि उसने बेवजह उससे वो सब कुछ कहा। इसीलिए वो अब आदित्य से दूर ही रहती और उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसे डर था कि आदित्य कभी भी उस दिन कनक की कही हुई बातों को लेकर उस पर अपनी भड़ास निकाल सकता है। आज शनिवार था। आदित्य जल्दी घर आ गया। घर पर नौकरों के अलावा कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था। आदि ने अपने चाचा पापा को फ़ोन किया। दोनों अभी पहुंचे ही थे कि पीछे से विक्रम भागते हुए आया और बोला, क्या बात है भाई, आपने हमें इतनी जल्दबाजी में घर क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? आदित्य ने अनिरुद्ध और राजेंद्र जी को देखा। उनकी आंखों में भी यही सवाल था। आदित्य बहुत गंभीर नजर आ रहा था। अनिरुद्ध जी उसे ध्यान से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बात है। आप लोगों की बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। आज आपके हुनर को जांचा परखा जाएगा। आदित्य ने अपने गंभीर अंदाज में कहा, भाई आपको पता है ना मुझे गोल मोल बातें समझ नहीं आती। प्लीज़ ऐसी भाषा में बोलो ना जो मुझे भी समझ में आए। विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, आप सब शायद भूल गए हैं कि आज कौन सा दिन है। आदित्य ने कहा तो विक्रम ने जवाब दिया, याद है भाई, आज सैटरडे है। आपने ये याद दिलाने के लिए हमें इतनी जल्दी में घर बुलाया। दिन याद है तो फिर ये कैसे भूल गए कि आज के दिन का हमारे यहाँ कोई स्पेशल रूल है। आदित्य ने सबको ऐसे देखा तो आगे बोला, माना कि मैं इन सब चीज़ों से दूर हो गया, लेकिन आप लोग कैसे भूल गए कि दादी माँ ने घर में सबके लिए ये रूल बनाया था। तीनों अब भी हैरान से खड़े थे तो आदित्य ने कहा, आप लोग अपना यह शॉकिंग रिएक्शन बाद में दे देना। अभी आप बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चेंज करके आ जाइए। काम बहुत है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। शाम को कनक और अंजलि घर लौटी तो दीपिका और शीतल जी उन्हें गेट पर ही मिल गए। हाथों में कुछ शॉपर थे। चाची, मॉम, आप दोनों आज एक साथ? अंजलि दोनों को एक साथ देखकर हैरान थी। हम लोग आज शॉपिंग पर गए थे, शीतल जी ने जवाब दिया। बातें करते सब अंदर आ गए। हॉल में बहुत अंधेरा था। दीपिका जी ने कहा कि आज इतना अंधेरा क्यों है घर में, कहाँ गए सब? ये नौकर बिना भाभी दिन पर दिन कामचोर होते जा रहे हैं। एक दिन घर में ना रहो तो इनको आराम फरमाने का बहाना मिल जाता है। किसी को इतना टाइम नहीं मिला कि घर की लाइट ही जला दें। अभी खबर लेती हूँ मैं इनकी, शीतल जी ने गुस्सा करते हुए कहा। मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन करती हूँ, कनक ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। तभी अचानक से सारी लाइटें जलने लगी और पूरा घर रोशनी से नहा उठा। आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पूरा हॉल बैलून से डेकोरेट था। वो लोग और भी हैरान हो गए जब विक्रम के चिल्लाने की आवाज़ आई। सरप्राइज! राजेंद्र जी बोले, आप लोग इतना हैरान क्यों हैं? कुछ नया नहीं हुआ है। इस घर का पुराना नियम आज से फिर लागू हुआ है, जो माँ ने बनाया था, सैटरडे वाला रूल। विक्रम ने उनकी बात पूरी की। आज ये सब अचानक से कैसे? दीपिका जी बहुत इमोशनल हो गई थी, इस वजह से आगे नहीं बोल पाई। भाई की वजह से, विक्रम ने कहा। तभी किसी ने कहा, तो आप सब हमें कैसे भूल गए आज? अनिरुद्ध जी किचन से निकले। उनके हाथों में खाने की ट्रे थी। उन्होंने अनुराग जी से कहा, आपको कोई कैसे भूल सकता है पापा, ये नियम घर के हर मर्द के लिए था। तो आप सब ने हमें कैसे अलग कर दिया? वो इसलिए दादू, क्योंकि आप इस घर के मालिक हैं। बहुत कुछ किया है आपने हम सब के लिए। अब आपके काम करने की नहीं बल्कि आराम करने के दिन हैं। आदित्य ने अनुराग जी को चेयर पर बैठाते हुए कहा। अरे लेकिन, अनुराग जी ने कुछ कहना चाहा तो आदित्य ने उनकी बात काटते हुए कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप आराम से बैठिए और खाना टेस्ट करके बताइए कि हमें कितने मार्क्स मिले। सब लोग खाने के लिए बैठे थे। सर्वेंट ने खाना सर्व कर दिया। कनक ने देखा कि खाने में मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई, रुमाली रोटी, मटर पुलाव और बूंदी का रायता बना था और मीठे में हलवा था मूंग दाल का। सबने खाना शुरू कर दिया। खाना बहुत टेस्टी है सच में, शीतल जी बोली। आज तो मज़ा आ गया खाने का, है ना दादू? अंजलि ने अनुराग जी से कहा तो वो बोले,
आज बहुत दिनों के बाद पेट नहीं बल्कि मन भर के खाने का मन है। बहुत मेहनत की आज आप लोगों ने, कितना कुछ बना लिया, दीपिका जी ने कहा। तो विक्रम थके होने का नाटक करते हुए बोल पड़ा। हाँ बड़ी माँ, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ, बहुत मेहनत लगी आज। हाँ मेहनत तो की तुमने, लेकिन सिर्फ बक बक करने में। राजेंद्र जी विक्रम की नौटंकी देखकर बोले, बड़ी माँ हम लोग तो आज हेल्पर थे, शेफ कोई और था। विक्रम ने मुंह बनाते हुए कहा। शीतल जी ने पूछा, अच्छा कौन? आज सारा खाना आदि ने बनाया है, राजेंद्र जी बोले। सुनकर अब तक शांत बैठी कनक ने हैरानी से चुपचाप अपना सर झुकाए खाना खा रहे आदित्य को देखा। उसे ताज्जुब हो रहा था कि वो लड़का होकर भी इतना अच्छा खाना बना लेता है। रियली भाई, यू आर ग्रेट, आदित्य के बगल में की चेयर पर बैठी अंजलि ने साइड से उसके गले लगते हुए कहा। आदि मुस्कुरा उठा, बाकी सब खुश थे। हमेशा गंभीर रहने वाले अनिरुद्ध जी के होंठों पर से भी आज मुस्कान हट ही नहीं रही थी। खाने के बाद सब बातचीत में लगे थे। शीतल जी बोली, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आज ये चमत्कार हुआ कैसे। इतने सालों बाद आदि आप में अचानक से ये बदलाव कैसे आया? आदित्य ने कनक की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। दादी माँ के जाने का रीज़न मैंने खुद को माना था, इसलिए सबसे दूर चला गया। हर एक चीज़ जो मुझे पसंद थी उससे मुंह मोड़ लिया। ऐसा करके मुझे लगता था कि मैं खुद को सज़ा दे रहा हूँ, लेकिन कोई है जिसने मुझे ये एहसास दिलवाया कि ये सज़ा मैं खुद को ही नहीं बल्कि आप सबको दे रहा हूँ। दादी माँ के जाने का दुख आप सभी को उतना ही है जितना कि मुझे, लेकिन इस घर के बेटे को छीनकर मैंने आपको दुगनी तकलीफ़ दे दी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, हर गलती के लिए। अनुराग जी ने उसे गले लगाकर कहा। बेटे आप कोई मलाल मत रखिए मन में, जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथों में होती है। आपकी कोई गलती नहीं थी, प्रभा का जाना ऐसे ही लिखा हुआ था। आप बेवजह खुद को जिम्मेदार मान बैठे। आदित्य अनुराग जी से अलग हुआ तो उसकी नज़र अनिरुद्ध जी पर चली गई। वो उसको ही खोए खोए से देख रहे थे। वो उनकी तरफ चलाया। अनिरुद्ध जी ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो वहाँ से जाने को मुड़ गए, लेकिन अभी 2-4 कदम ही चले होंगे। आदि ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। अनिरुद्ध जी पीछे मुड़े तो आदित्य अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी डैड। अनिरुद्ध जी ने उसके कानों से हाथ हटाते हुए उसको गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आई एम रियली रियली सॉरी डैड, बहुत दुख दिया है मैंने आपको, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ ना। आदित्य का गला रुंध गया था। अनिरुद्ध जी ने उस पर अपनी बाहों का घेरा मजबूत कर लिया और बोले, नहीं बेटा, आपके जैसा बेटा तो किसी खुश नसीब को ही मिलता है। हमें गर्व है आपके जैसे होनहार बेटे का बाप होने पर। 3 साल बाद बाप बेटे का मिलन देखकर सभी भावुक थे। आदित्य अब भी अनिरुद्ध जी के गले लगा हुआ था। धीरे धीरे सभी घरवालों ने आकर उन दोनों को गले लगा लिया। कनक दूर खड़ी होकर इस फैमिली के मिलन को देख रही थी। अनिरुद्ध जी ने उसको अकेले देखा तो उसे अपने पास बुलाकर उसे भी गले लगा लिया। अनिरुद्ध जी के सीने से लगे आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर अपने साथ ही अनिरुद्ध जी के गले लगी कनक को देखा, फिर मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। आज भले ही सबकी आंखें नम थी, लेकिन सभी के दिलों में सुकून था। कनक अनिरुद्ध जी से अलग हुई तो दीपिका जी ने उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ हमें थैंक यू मत बोलिए, हमने वही किया जो हमें सही लगा। आप सब ने हमें जितना प्यार और सम्मान दिया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। वैसे भी हमने मिस्टर मलिक को सिर्फ अपना नज़रिया बताया था, बाकी सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया। खुद को बदलने का फ़ैसला पूरी तरह से उनका खुद का है। आखिर बहुत प्यार जो करते हैं वो आप सबसे। कनक ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। रात के 10:30 बज रहे थे। कनक स्विमिंग पूल के पास पानी में पैर डालकर बैठी थी। आदित्य भी आकर उससे कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। कनक ने उसे मुस्कुराकर देखा। यहाँ अकेले बैठकर किस सोच में डूबी हुई हो? आदित्य ने पूछा तो कनक ने कहा, आज सब आपको पहले जैसा पाकर कितने खुश हैं ना। आदित्य ने सामने देखते हुए जवाब दिया, बहुत लकी हैं आप, क्योंकि आपके पास इतना प्यार करने वाला परिवार है। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, कनक ने कहा तो आदित्य ने उसकी तरफ देखा। कनक की नज़र सामने थी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी उससे छुप नहीं पाई। आदि को उसे उदास देखकर बुरा लगा। वो अभी उसी को देख रहा था। कनक ने उसकी ओर देखा तो उसने अपनी नज़रें हटाते हुए कहा, अगर उस दिन तुम मुझे सच से वाकिफ़ नहीं करवाती तो शायद मैं ये कभी समझ ही नहीं पाता। कनक बोली, हमें लगा नहीं था कि आप हमारी बातें मानेंगे। हम तो डर गए थे ये सोचकर कि कहीं हमें आपके रौद्र रूप को जगा न दिया हो। बस इसीलिए तुम आजकल मुझसे छुपती फिर रही थी, है ना? आदित्य ने उसकी बात पूरी की तो कनक अपनी नज़रें चुराने लगी। आदित्य के होंठ मुस्कुरा उठे। उसने आगे कहा, अगर तुम इस घर में सब कुछ ठीक करने के लिए इतना दिमाग लगा रही हो तो मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ी कोशिश तो करनी ही चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? कनक ने हैरानी से पूछा। पहले घर में अंताक्षरी, फिर अंजलि के हाथों की खीर, क्या वो सब तुमने नहीं किया? आदित्य ने कहा तो कनक ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर आंखें मीच कर जीभ दांतों से दबा ली। फिर एक आँख खोलकर आदि को देखते हुए पूछा,
इसका मतलब आप सब जानते थे। आदित्य ज़ोर से हंस पड़ा और वहाँ से उठते हुए कहा, मैडम मैं सारे शहर की खबर रखता हूँ, अपने ही घर से बेखबर रहूँगा। आपने ये कैसे सोच लिया? वो चला गया तो कनक ने उसे जाते हुए देखा और अपने सर पर एक हाथ मारते हुए बोली, हम बिना एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे थे। ये कैसे भूल गए कि हमारा पाला विक्रम भाई की लैंग्वेज में द ग्रेट आदित्य सिंह मलिक से पड़ा है। अपनी बेवकूफ़ी पर वो हंसने लगी। उसे हंसते देखकर अपने कमरे की खिड़की पर खड़े आदित्य के होंठ भी मुस्कुराने लगे। कनक को मलिक मेंशन में रहते हुए 1 साल हो गया था। बीच में बस कुछ दिनों के लिए वो लखनऊ गई थी, लेकिन कविता जी की वजह से 2-4 दिनों में ही वापस आ गई। पूरे मलिक परिवार की वो चहेती बन चुकी थी। अब तो उसके बिना किसी का कोई भी काम नहीं होता। कनक भी खुशी खुशी सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती। यही वजह थी कि सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बस आदित्य जिसके करीब वो खुद जाना चाहती थी, वो आज भी उससे उतना ही दूर था जितना कि पहले रहता था। एक दिन कनक और अंजलि हॉल में बातें कर रही थी। उसी टाइम शीतल और दीपिका जी ढेर सारी शॉपिंग करके लौटी। इतनी सारी शॉपिंग मॉम, क्या किसी पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है? अंजलि ने उन दोनों को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, कल तीज है ना, ये सब उसी के लिए है, दीपिका जी बोली। शीतल जी ने अंजलि और कनक को एक एक बैग पकड़ाते हुए कहा, इसमें कल के लिए आप दोनों के कपड़े हैं। अंजलि खुश हो गई, पर कनक बोली, हमारे लिए क्यों आंटी, हम ये सब कैसे ले सकते हैं? हम ये कपड़े अपनी बेटी के लिए लाए थे, लेकिन लगता है आप हमें अपना मानती ही नहीं है। दीपिका जी ने थोड़ी उदासी से कहा तो कनक बोल पड़ी, अरे नहीं, हमारे लिए तो आप हमारी मम्मा जैसी हैं। तो फिर ले लीजिए अपनी इस माँ के लायक कपड़े। दीपिका जी ने उसकी तरफ देखकर कहा तो कनक ने कुछ सोचकर कपड़े ले लिए। अच्छा लाइए आंटी, हम ये कपड़े कल ज़रूर पहनेंगे। दीपिका जी ने खुश होकर उसका माथा चूम लिया। मोम, ये तीज का व्रत क्यों रखते हैं? अंजलि ने पूछा तो शीतल जी बोली, इस व्रत को करने से आपके पार्टनर की उम्र लंबी होती है, ऐसी मान्यता है। दिन भर भूखी प्यासी रहकर किसी और की ज़िंदगी की दुआ मांगूँ, मुझसे तो नहीं होगा ये व्रत वगैरह। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ भी करने में तकलीफ़ नहीं होती है। वैसे भी ये सारे व्रत और त्यौहार हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। इस बार दीपिका जी ने जवाब दिया, आप सही कह रही हैं आंटी, हमें तो ये पूजा व्रत त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कनक ने कहा तो शीतल जी बोली, वैसे कनक चाहो तो आप भी रख सकती हैं ये व्रत। आजकल कुंवारी लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड या अच्छा और मनपसंद लाइफ पार्टनर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। कनक का मन भी था व्रत रखने को, लेकिन उसको बोलने में शर्म आ रही थी। तो अंजलि जी ने उसके मन की बात समझते हुए कहा, फिर तो कनक भी रखेगी ये व्रत अच्छा पति पाने के लिए, है ना कनक? दीपिका और शीतल जी ने भी कनक को व्रत रखने की इजाज़त दे दी। अगले दिन की सारी जिम्मेदारियां कनक ने अपने हाथों में ले ली थी। हालांकि उसका खुद भी व्रत था, लेकिन उसने दीपिका और शीतल जी को आज कुछ भी नहीं करने दिया। अंजलि भी आज उसके साथ कामों में लगी हुई थी। शाम तक पूरा घर फूलों और मिट्टी की दियों से सजा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गार्डन एरिया में एक झूला भी लगाया गया था और उसको भी फूलों से सजाया गया था। आसपास की औरतों ने पूजा के लिए आना शुरू कर दिया था। कनक की नज़रें आदित्य को तलाश रही थी, लेकिन सुबह से उसका कुछ पता नहीं था। आंटी ने बताया था कि जिसके लिए व्रत रखा हो उसका चेहरा देखकर व्रत खोला जाता है। कनक उदास थी। क्या हुआ तुझे, तेरा चेहरा क्यों उतरा है? अंजलि ने फिक्र से पूछा तो कनक ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। टेंशन मत ले, तेरे सर दर्द की दवाई कुछ देर में आ जाएगी। अंजलि ने शरारत से कहा। कनक को कुछ समझ नहीं आया तो अंजलि ने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले ही भाई को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि 1 घंटे में घर आ जाएंगे, फिर तू उनको देखकर व्रत खोल सकती है। कनक का चेहरा अब खिल उठा था। अंजलि ने कहा, अगर अब तेरा सर दर्द कम हो गया हो तो चलो तैयार हो जाएं, मोम का ऑर्डर है। वैसे भी मुझे नहीं लगता तू ये गंगूबाई वाले अवतार में भाई के सामने जाना चाहेगी। अंजलि ने कनक को छेड़ते हुए कहा तो कनक ने उसे एक चपत लगा दी। कनक तैयार होकर आई तो अंजलि ने उसे देखकर सीटी बजाते हुए कहा, आय हाय क्या लग रही है आज तू। आज भाई तो भाई, भगवान जी भी तुझे देखते रह जाएंगे और कहेंगे, जा कनक, दिया तुम्हें तुम्हारा मनपसंद दूल्हा। चुप करो, कुछ भी बोलती हो तुम। कनक ने शर्म को छिपाने के लिए गुस्सा शांत होने का दिखावा करता हुआ कहा। फंक्शन में आए सब लोगों की नज़र कनक पर ही जा रही थी। उसने ग्रीन और येलो कलर के कॉम्बिनेशन वाले लहंगे और हल्की ज्वेलरी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। दीपिका जी ने जब सबको कनक को घूरते हुए देखा तो उसको काला टीका लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लग जाए। कनक के गाल दीपिका जी की बात पर शर्म से लाल हो उठे। शीतल जी ने कनक को गाना गाने के लिए कहा। कनक ने जब गाना शुरू किया तो सब उसकी आवाज़ के कायल हो उठे। तभी अंजलि ने उसे डांस करने के लिए खींच लिया। आदित्य ने जब घर में एंटर किया तो सब नाच गा रहे थे। उसकी नज़र अंजलि के साथ डांस करती कनक पर पड़ी। येलो लहंगा जिस पर ग्रीन कलर का चौड़ा सा बॉर्डर था, कानों में बड़े बड़े ईयररिंग्स, हाथों में ढेर सारी ग्रीन चूड़ियाँ
और गले में पतला सा नेकलेस। आदित्य ने सेकंडों में कनक का हार श्रृंगार नोटिस कर लिया था। उस पर अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कनक इतनी दिलकश लग रही थी कि आदित्य के दिल के तार झनझना उठे। वो अपने दिल पर हाथ रखे उसे ही निहार रहा था। तभी दादू ने उसे चेंज करके आने को बोला तो आदित्य का ध्यान भंग हुआ और वो झेंप सा गया। जब तक वो चेंज करके आया औरतें पूजा करने की तैयारी में थी। कनक ने सुबह से पानी भी नहीं पिया था और दिन भर कामों में ही लगी हुई थी। उसे चक्कर आ रहा था लेकिन उसने किसी को बताया नहीं और बाकी औरतें और लड़कियों के साथ पूजा करने चली गई। उसकी नज़र सामने खड़े आदित्य पर पड़ी जो किसी से बात कर रहा था। वाइट कुर्ते पायजामे में, ग्रीन कलर की नेहरू जैकेट, हाथों में घड़ी, जेल से सेट किए बाल। वो था ही इतना हैंडसम कि कनक तो छोड़ो, फंक्शन में मौजूद बाकी लड़कियों की निगाह भी उसी पर थी। कनक को उन लड़कियों का आदित्य को घूरना ज़रा भी नहीं भाया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसलिए उसने मन मारकर अपना ध्यान आदित्य से हटाकर पूजा पर लगा लिया। पूजा ख़त्म करके उसने बाकी औरतों की तरफ परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर उसको चक्कर आ गया और इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसके हाथों से छाली छूटकर नीचे गिर पड़ी। आदित्य की नज़रें भी सबकी तरह तेज़ आवाज़ पर कनक पर चली गई। वो नीचे गिरती उससे पहले ही आदित्य ने उसको संभाल लिया। कनक ने उसको एक बार देखा, फिर उसकी आंखें बंद हो गई। क्या हुआ इनको? दीपिका जी ने घबराते हुए पूछा। तो ये बेहोश हो गई मोम। आदित्य ने दीपिका जी को जवाब दिया, फिर चिल्लाते हुए बोला, कोई पानी लाइए जल्दी से प्लीज़। विक्रम ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। कनक के मुंह पर जब ठंडे पानी की छींटें पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली। उसे होश में देखकर आदित्य ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। कनक को कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। ये देख आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके कमरे की तरफ चल दिया। साथ ही विक्रम को आवाज़ लगाई, विक्रम चाचू को लेकर आओ जल्दी। अंजलि भी राजेंद्र और विक्रम के साथ कनक के पास चली गई। शीतल जी ने घबराई हुई दीपिका जी को संभाला और सारी औरतों से अपनी पूजा कंप्लीट करने को कहा। अरे उस लड़की का तो व्रत है ना, एक औरत ने कहा तो दूसरी औरत ने जवाब दिया, व्रत है नहीं था, देखा नहीं आपने, उसका व्रत खोल दिया हमारे डीएम साहब ने पानी पिलाकर। सारी औरतें खुसुर पुसुर करके हंसने लगी तो एक बुजुर्ग औरत ने उन सबको डांटते हुए कहा, इसमें खीखी करने वाली कौन सी बात हो गई? जो कुछ भी होता है उसमें भगवान की मर्जी शामिल होती है। एक पड़ोस की औरत ने मजाक करते हुए कहा, दीपिका जी हमें तो लगता है आपको बहू मिल गई। उसकी बात पर शीतल और दीपिका जी मुस्कुरा उठी। इधर कमरे में राजेंद्र जी ने कनक को चेक किया, एक इंजेक्शन लगाया और फिर ड्रिप लगा दिया। क्या हुआ है कनक को पापा? विक्रम ने पूछा तो राजेंद्र जी ने कहा, लगता है बहुत देर से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई हैं। मेहमानों को विदा करके बाकी लोग भी वहां आ गए। सब बहुत परेशान थे तो राजेंद्र जी ने सबसे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ये दवा की वजह से सो रही हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। सब अब भी वहीं कनक के पास ही थे। आदित्य ने समझाया कि आप लोग जाएं और कुछ खा पी कर सो जाएं, वरना अगर आप में से किसी की तबीयत ख़राब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी का वहाँ से हटने का मन नहीं था, लेकिन आदित्य की नाराज़गी की वजह से सबको जाना पड़ा। सबके जाने के बाद आदित्य ने अंजलि से एक प्लेट खाना लाकर रखने को कहा। रात में कनक की नींद खुली तो उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे बैठे सो रहे विक्रम और अंजलि पर पड़ी। उन्हें इस तरह देखकर कनक को थोड़ी हैरानी हुई, पर अभी उसे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, इसलिए उसने उन्हें कुछ देर के लिए अवॉइड किया और सामने रखे टेबल पर देखा। वहाँ पानी का जग देखकर वो उसे लेने के लिए बेड से उतरने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में आदित्य की आवाज़ पड़ी, क्या चाहिए? कनक की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। उसने सामने देखा तो कोई नज़र नहीं आया। उसने अपने सर पर चिपत लगाते हुए सोचा, हमारा ना दिमाग ख़राब हो गया है, मिस्टर मलिक यहाँ इस कमरे में क्यों आएंगे? आजकल दिन भर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, इसी वजह से कभी उनको तो कभी उनकी आवाज़ को इमेजिन कर रहे हैं। कनक वापस से पानी लेने उतरने लगी तो आदित्य ने दोबारा कहा, तुम्हारे सुनने में कोई प्रॉब्लम है या बोलने में? मैंने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। कनक अब चौंक उठी। उसने झटके से अपनी दूसरी तरफ देखा। स्टडी टेबल के पास रखी चेयर पर बैठा आदि उसे ही देख रहा था। कनक ने नज़रें झुका ली। पानी लेना है, बड़ी मुश्किल से उसने ये शब्द बोले। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। पानी पीकर कनक ने गिलास रखना चाहा तो उसने कनक के हाथों से गिलास ले लिया और उसकी तरफ खाने की प्लेट करते हुए कहा, अगर तुम्हारा आमरण अनशन ख़त्म हो गया हो तो खाना खा लो। कनक ने चुपचाप से प्लेट ले ली। आदित्य का ध्यान उसके हाथों में लगे कैनुला पर गया तो उसने कहा, तुम रहने दो, मैं खिला देता हूँ। नहीं, हम खुद से खा लेंगे, कनक ने झिझकते हुए कहा तो आदित्य ने आराम से कहा, एज योर विश। कनक ने खाने की कोशिश की लेकिन उसके दाहिने हाथ में ही कैनुला लगा था, जिससे हाथ मोड़ने में भी दर्द हो रहा था। इसी वजह से वह चाहकर भी खुद से नहीं खा पाई।
उसने धीरे से आदित्य की तरफ देखा। वो सीने पर दोनों हाथ बांधे उसी को घूर रहा था। कनक ने तुरंत अपनी नज़रें नीची कर ली। हो गया नाटक ख़त्म, कहते हुए आदित्य ने उसके हाथों से प्लेट ले ली और एक बाइट तोड़कर कनक की तरफ बढ़ा दी। खा लो, मेरे हाथों में कीड़े नहीं लगे हैं जो तुम्हारे मुंह में चले जाएंगे। कनक ने उसकी डांट से बचने के लिए चुपचाप अपना मुंह खोल दिया। खाना खिलाने के बाद आदित्य ने उसे दवाई खिला दी और अपनी हमेशा वाली गंभीर आवाज़ में बोला, आगे से ये पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे के भूखे प्यासे रहने से ना तो किसी की उम्र बढ़ती है और ना ही हेल्थ अच्छी होती है। हाँ, व्रत रखने वाला इंसान ज़रूर भूख प्यास से मर सकता है। कनक चुप ही रही तो आदित्य ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा, वैसे तुमने ये व्रत क्यों रखा था? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये सवाल आदित्य के मन में तब से चल रहा था जब उसे पता चला था कि कनक ने भी व्रत रखा है। वो बचपन से अपने घर की औरतों को ही व्रत करते देखता आया था, इसलिए उसने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे पूछ लिया, भाई, कनक ने मनपसंद हस्बैंड पाने के लिए व्रत रखा था। अंजलि, जो अब तक जाग चुकी थी, उसने उनिंदी आवाज़ में कहा, क्या बकवास है ये, एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ भरे पड़े हैं इस घर में। आदित्य ने अपने माथे पर उंगली फिराते हुए कहा और चला गया। उसके जाने के बाद अंजलि ने विक्रम को भी जगाकर वहाँ से भेज दिया और कनक के पास बेड पर आ गई। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन तेरा व्रत ज़रूर सफल हो गया। हाय, कितना रोमांटिक मोमेंट था वो, जब भाई तुझे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, अंजलि ने चहकते हुए कहा। तो कनक हैरानी से बोली, तुम जाग रही थी? अंजलि बोली, और नहीं तो क्या। तो फिर तूने कुछ बोला क्यों नहीं? कनक ने पूछा। अरे मैं पागल थोड़े ही ना हूँ जो तेरा इतना रोमांटिक और स्पेशल टाइम ख़राब करती, अंजलि ने मुंह बनाकर कहा। तो कनक मुस्कुरा उठी। पता है, आज मुझे बहुत खुशी हुई भाई को तेरी फिक्र करते देखकर। अंजलि ने आंखें बंद करके लेटी कनक के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। कनक के चेहरे पर भी आज सुकून था। दूसरे दिन कनक नींद से जगी तो पाया कि दीपिका जी उसके पास बैठी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उन्हें देखकर कनक उठने लगी तो दीपिका जी ने कहा, आराम से बेटा, कैसा फील कर रही हैं आप? अभी ठीक हूँ आंटी, कनक ने जवाब दिया। हमें आपको व्रत रखने की परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी। अनिरुद्ध, राजेंद्र और आदि सब गुस्सा कर रहे थे। दीपिका जी ने कहा, हम भी बहुत डर गए थे भाभी जब कनक को नीचे गिरते देखा। वो तो अच्छा हुआ कि आदित्य ने इन्हें संभाल लिया और पानी पिलाकर यहाँ से ले आए। शीतल जी ने अंदर आते हुए कहा। उनके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी। उनकी बात पर कनक के गाल शर्म से गुलाबी हो गए और आंखें हया से झुक गई। अच्छा बेटा, आप फ्रेश हो जाइए, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। दीपक जी ने कनक को कुछ देर गौर से देखा, फिर उसके गालों को प्यार से छूती हुई बोली। कनक को पूरी तरह ठीक होते होते 2 दिन लग गए। घर के हर सदस्य ने उनका ख्याल रखा था। उसे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने दिया, यहाँ तक कि कॉलेज से भी 2 दिनों की छुट्टी करवा दी। अब कनक ठीक थी तो अपने रोज़ के टाइम पर रेडी हो गई और नीचे जाने लगी। तभी आदित्य ने उसे रोक कर पूछा, तुम ठीक हो अब? हाँ, आज तो हम कॉलेज भी जाने वाले हैं, कनक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाओ, आदित्य ने जैसे ऑर्डर दिया। जी हम? कनक उसके इस अंदाज पर हैरान थी। हाँ, यहाँ तुम्हारे अलावा भी कोई दिख रहा है क्या? आदित्य ने कनक को जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। कनक ने मासूमियत से इनकार में सर हिला दिया। जब से तुम इस घर में आई हो, तुम्हारे हाथों की कॉफ़ी पीने की आदत सी हो गई है। पिछले 2 दिनों से मैंने उस टेस्ट को बहुत मिस किया, आदित्य ने बड़ी ही सहजता से अपने दिल की बात कही। आपको कैसे? कनक ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, आदित्य ने उसकी बात को काटते हुए कहा, प्लीज़ अब ये मत पूछना कि मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी तुम बनाती हो, ये बात मुझे कैसे पता? कनक अपनी चोरी पकड़ी जाने पर नजरें चुराने लगी। वहीं आदित्य उसके चेहरे की मासूमियत में खोया उसे देखे जा रहा था। हम कॉफ़ी लेकर आते हैं। कनक आदित्य की नज़रों का अब और सामना नहीं कर पाई तो वहाँ से हटते हुए बोली। उसे यूं भागते देखकर आदित्य ने हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और अपने कमरे की तरफ चला गया। घर में आजकल सेलिब्रेशन का टाइम था, सब खुश थे। रितिका की शादी फिक्स हो गई थी। 16 को एंगेजमेंट थी और 20 को शादी मलिक मेंशन से ही होनी थी, इसलिए सब बहुत बिजी थे क्योंकि शादी में सिर्फ 1 महीने का ही टाइम बचा था। शादी की तैयारियों के बीच ये 1 महीना भी कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब शादी में सिर्फ 1 हफ्ता ही रह गया था। मानसी बुआ अपने पूरे परिवार के साथ आज शाम को आने वाली थी और आज ही आदित्य भी आने वाला था। आदित्य इस टाइम अपने काम में बहुत बिजी था। उसको रात रात भर काम करना पड़ रहा था, उसकी वजह से घर वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए आजकल वो गवर्नमेंट की तरफ से मिले अपने सरकारी घर में ही रह रहा था। घर पर कम ही आता और जब आता तो कनक घर पर मौजूद ही नहीं होती। पिछले 1 महीने से कनक ने उसे नहीं देखा था। एक दिन पहले आदित्य का काम ख़त्म हो गया और अब वो वापस मलिक मेंशन में ही रहने वाला था। ये 1 महीना कनक ने कैसे बिताया था ये उसका दिल ही जानता था।
वो बेसब्री से बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अंजलि उसकी बेचैनी समझ रही थी, इसलिए उसे छेड़ रही थी। और आज तो विक्रम भी अंजलि के साथ शामिल था। आजा आजा पिया, अब तो आजा, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, आके हमको गले से लगा जा, देखो तो कैसी हालत हुई है। अंजलि ने कनक को चिढ़ाने के लिए गाया तो विक्रम ने भी उसका साथ दिया। रात को आऊँगा मैं, तुझे ले जाऊँगा मैं, फिल्म दिखाऊँगा मैं, शेयर कराऊँगा मैं। अंजलि कनक को पीछे से पकड़ते हुए, चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी। कनक ने उन दोनों को घूरकर देखा, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दोनों उसे छेड़ने में लगे रहे। विक्रम, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। क्या कर रहे हो आप दोनों? कनक ने तंग आकर पूछा तो विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों तो सिर्फ गाना गा रहे हैं। क्यों, तुम्हें क्या लगा? कनक ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से जाने लगी, लेकिन अंजलि ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया और डांस करते हुए गाने लगी। ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। कनक और नाराज़ होने का नाटक नहीं कर पाई और मुस्कुराने लगी। विक्रम ने नया गाना गाया, काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। अंजलि, लो आज मैं कहती हूँ। अब कनक भी उन दोनों की सिंगिंग में शामिल हो गई। वो भी डांस करने और गाने लगी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आखिरी बार आई लव यू बोलकर वो घूमी तो दरवाजे से एंटर करते आदित्य से टकरा गई। आदित्य भी आज कनक को ऐसे देखकर कुछ हैरान सा था। कनक के दोनों हाथ आदित्य के सीने पर थे और आदित्य ने कनक को कंधों से पकड़कर संभाला था। कनक ने घबराहट के मारे थूक निकलते हुए आदित्य की गहरी आंखों में देखा तो आदित्य ने एक आईब्रो उठाकर अपने हमेशा वाले अंदाज में सवाल किया, क्या है ये सब? कनक आदित्य की नज़दीकी से बेहद नर्वस थी। उसने हड़बड़ी में कहा, आई लव यू। आदित्य की आंखें बड़ी हो गई। कनक को भी अपने शब्दों का अंदाज़ा हुआ तो उसने जल्दी से हकलाते हुए, हमारा मतलब है आई एम सॉरी। पीछे खड़े अंजलि और विक्रम, जो कब से अपनी हंसी रोके ये नज़ारा देख रहे थे, वो अब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। आदित्य ने उन्हें घूरा तो दोनों अपने मुंह पर हथेली रखकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। आदित्य ने एक बार फिर कनक को देखा, जो विक्रम और अंजलि के हंसने की वजह से अब और भी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। आदित्य ने उसे छोड़ दिया तो कनक वहाँ से सर पर पैर रखकर भागी। इस बार आदित्य के होंठ भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। उसने भागती हुई कनक को देखा और बड़बड़ाया, पागल लड़की। कनक दौड़ते हुए सीधा अपने रूम में ही आकर रुकी और बेड पर धम से बैठकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कनें घबराहट और दौड़ने की वजह से बेतहाशा चल रही थी। ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या गलत शलत बोलकर आए हैं उनके सामने हम? कनक ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अरे कुछ गलत नहीं किया तूने, बस अपने प्यार का इजहार किया है। पीछे से अंजलि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ हमारी जान निकल रही है, देखो कितनी तेज़ चल रही है हमारी धड़कनें। ये सब कुछ तुम्हारे और विक्रम भाई की वजह से हुआ है। कनक ने अपने हाथों का पंच बनाकर अंजलि की तरफ करके कहा तो अंजलि ने बचने की कोशिश करते हुए कहा, मार क्यों रही है? तुम्हें तो मुझको कुछ इनाम देना चाहिए। आखिर मेरी वजह से आज तू भाई से अपने दिल की बात कह पाई है। अच्छा, इनाम चाहिए, ये लो अपना इनाम। कनक ने अंजलि पर पिलो फेंकते हुए कहा। अंजलि ने पिलो को कैच कर लिया और कनक को चिढ़ाते हुए बोली, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तू भाई को सीधा आई लव यू ही बोल देगी। बड़ी डेयरिंग किया आज तूने। कनक बेड पर बैठ गई और रोने वाले अंदाज में बोली, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। अरे कुछ नहीं सोच रहे होंगे, उनको भी पता है तू गाना गा रही थी, डेट्स इट। अंजलि ने अब गंभीर होकर उसे समझाया। कनक आदित्य का सामना करने से बचने के लिए पूरा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली। रात को खाने के टाइम भी वो मौजूद नहीं थी। अंजलि बेटा, आपकी दोस्त कहाँ हैं? खाना खाने क्यों नहीं आई? कनक को ना देखकर अनुराग जी ने पूछा। दादू से भूख नहीं है, बोल रही थी कि शाम को कुछ हैवी खा लिया था। अंजलि ने झूठ बोला, लेकिन तभी शीतल जी बोल पड़ी, लेकिन शाम को भी उन्होंने सिर्फ चाय ही पी थी, वो भी मैंने ही दी थी। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? दीपिका जी ने फिक्र करते हुए पूछा। अंजलि अपना झूठ पकड़े जाने पर थोड़ी झेंप सी गई थी। उसने कहा, जी मॉम वो ठीक है, मैं बुला लाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी रहने दीजिए, बाद में जब उन्हें भूख लगेगी तब आप उनको कुछ खिला देना। अनिरुद्ध जी ने अंजलि से कहा। आदित्य समझ गया था कि कनक शायद दोपहर वाली घटना की वजह से खाना खाने नहीं आई। उसका मन भी खाने से हट गया तो उसने चेयर से उठते हुए कहा, मॉम मेरा खाना खाने का ज़रा भी मन नहीं है, आप मेरे लिए नूडल्स बना दीजिए ना। मैं अभी बना लाती हूँ, दीपिका जी ने उठते हुए कहा तो आदित्य ने उन्हें रोका। अभी आप खाना खाओ, बाद में बना देना। सब उसकी फरमाइश पर हैरान थे। शीतल जी ने पूछा, आदि आपको तो ये सब खाना पसंद नहीं है ना? हाँ, लेकिन आज वही खाने का मन है, आदित्य ने सदा सा जवाब दिया। उसके एक्सप्रेशन हमेशा की तरह ही थे, इसलिए किसी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया।
आदित्य हॉल में चलाया। उसने एक नज़र ऊपर अंजलि के रूम की तरफ देखा, फिर अपने मोबाइल में लग गया। डिनर के बाद दीपिका जी ने नूडल्स बना दिए और आदित्य से खाने को कहा, तो उसने ये कह दिया कि अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूँगा। दीपिका जी वहीं बैठ गई, लेकिन आदि ने उन्हें ज़बरदस्ती सोने के लिए भेज दिया, ये बोलकर कि जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद से निकाल कर खा लेगा। इधर कनक अपना पेट पकड़कर बैठी थी। उसने खाना खाने से भले मना कर दिया था, पर सच तो ये था कि उसे ज़ोरों की भूख लगी थी। दोपहर से उसने कुछ भी नहीं खाया था। चल नीचे खाना खा ले, मॉम ने तेरे लिए फ्रिज में खाना रखवा दिया था, अंजलि ने उसके पेट से आ रही गुड़गुड़ की आवाज़ सुनकर कहा। कनक बोली, नहीं यार, एक बार भूख नहीं है, ये बोलकर खाने से मना कर दिया है। अब खाने जाएंगे तो सब क्या सोचेंगे? कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। ज़रूरी थोड़ी ही ना है रोज़ सबको खाने के टाइम ही भूख लगे। चल मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ, अंजलि ने फिर कहा। अब इस टाइम हमसे खाना खाया भी नहीं जाएगा, सोच रहे हैं चाय ही पी लें, कनक ने कहा। तो अंजलि बोली, रुक मैं किसी से बनवा कर लाती हूँ। नहीं रहने दो, सब सो रहे होंगे, हम खुद ही बना लेंगे, कनक ने अंजलि को रोकते हुए कहा। फिर उससे पूछा कि तुम भी चाय पियोगी? अंजलि ने इनकार कर दिया तो कनक नीचे चली आई। उसने देखा कि किचन की लाइट जल रही थी। वो किचन के दरवाजे तक पहुंची ही थी तो उसने पाया कि आदित्य वहां मौजूद है। वो उल्टे पैर वहां से लौटने को हुई तो आदित्य ने बिना पीछे मुड़े कहा, वापस क्यों जा रही हो? कुछ लेने आई थी ना? नहीं, वो हम, कनक ने बहाना बनाना चाहा तो आदित्य ने कहा, झूठ मत बोलो, इतनी रात को तुम किचन का कलर तो देखने आई नहीं होंगी। ऑब्वियसली यू मस्ट बी हंग्री। नहीं, हमें भूख नहीं है, कनक ने अपना झूठ पकड़े जाने के डर से जल्दी से कहा। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, तुम कोई एलियन हो या फिर भूख हड़ताल पर हो? कनक और झूठ नहीं बोल पाई। आदित्य ने फिर कहा, तुम्हें किसी से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोपहर में जो भी हुआ इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। कनक अब भी चुप ही रही तो आदित्य ने बात बदलते हुए कहा, चाय पियोगी? अपने लिए बना रहा हूँ मैं, कनक ने हामी भरी और स्लैब से लगकर खड़ी हो गई। तो आदित्य ने एक प्लेट में नूडल्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। कनक ने प्लेट को असमंजस की स्थिति में देखा तो वो बोला, तुम्हारे लिए ही हैं, मुझे पता था कि तुम मेरी वजह से जानबूझकर खाना खाने नहीं आई, रात में ज़रूर भूख लगेगी तो मोम से ये बनवा लिया। तुम्हें पसंद है ना? कनक हैरान रह गई। उसे याद आया कि एक बार सब बाहर गए थे तो कनक ने बातों ही बातों में बताया था कि उसे नूडल्स बहुत पसंद है। उसे लगा नहीं था कि आदित्य ने उसकी बात सुनी भी थी, तो फिर उसे कैसे पता चला उसकी पसंद के बारे में? और इन्हें हमारी फिक्र कब से होने लगी? कनक की सोच आदित्य की आवाज़ पर टूटी। खा लो, इसे घूरने से पेट नहीं भरेगा तुम्हारा। कनक ने प्लेट ले ली और एक दूसरी प्लेट में भी नूडल्स निकालकर आदित्य की तरफ बढ़ाया तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं खाता ये सब, थोड़ा सा ही खा लीजिए, हमें कंपनी देने के लिए ही सही, क्योंकि हमसे अकेले नहीं खाया जाएगा। कनक ने रिक्वेस्ट की तो आदित्य उसे मना नहीं कर पाया। कनक बहुत ही चाव से नूडल्स खा रही थी जबकि आदित्य किसी तरह से उसे निगल रहा था। उसे नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो बीच बीच में कनक को भी देख लेता था। वहीं कनक ने एक बार में अपनी पूरी प्लेट साफ करने के बाद ही अपनी नज़रें उठाई। कनक ने देखा कि आदित्य का खाना अब भी बचा हुआ था। उसने हैरानी से कहा, आपका खाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्या कर रहे थे आप? तुम्हें देख रहा था, आदित्य ने मन में कहा, लेकिन प्रत्यक्ष में तुम्हारी तरह मैराथन वाली स्पीड में खाना नहीं खा सकता मैं। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर तुम एक मिनट भी रुकी तो तुम्हारे नूडल्स कहीं गायब हो जाएंगे या कोई छीन लेगा। कनक ने मुंह बना लिया और दूसरी तरफ देखने लगी तो आदित्य ने जल्दी से पानी के साथ नूडल्स निगल लिए। जब तक उसका खाना ख़त्म हुआ चाय भी बनकर तैयार हो चुकी थी। आदित्य ने एक कप चाय कनक को पकड़ा दी और अपनी चाय लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कनक ने चाय की एक सिप ली और धीरे से बोली, वाओ नाइस टी। उसकी बात रात के सन्नाटे की वजह से आदित्य ने सुन ली और उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अगले दिन मानसी बुआ का पूरा परिवार आ गया। रात में वो लोग किसी वजह से नहीं आ पाए थे। उनके आ जाने से घर में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो गई थी। शाम के टाइम दीपिका जी और शीतल जी के साथ कनक, रितिका और अंजलि डाइनिंग एरिया में कुछ काम कर रहे थे। तभी डोरबेल बजी। अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो एक लड़का और लड़की अंदर आए। दोनों ही किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। अंजलि ने लड़की को इग्नोर कर दिया तो लड़की डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ गई, लेकिन वो लड़का अब भी अंजलि के सामने खड़ा था। तो अंजलि ने पूछा, क्या चाहिए? लड़का थोड़ा सा झुका और धीरे से बोला, आप। अंजलि ने गुस्से से कहा, आपका मतलब क्या है? लड़का अब सीधा खड़ा हो गया और कहा, आप बता सकती हैं कि आदित्य कहाँ है? अंजलि अब भी उसे घूर रही थी कि पीछे से एक और लड़का आया। वो भी पहले वाले लड़के जितना ही लंबा चौड़ा था, बस उसके बाल कैली और छोटे थे, जबकि पहले वाले लड़के के स्ट्रेट और स्टाइलिश। अंजलि ने जब दूसरे लड़के को देखा तो खुश होकर बोली, देव भैया कैसे हैं आप? उसकी बात सुनकर पहले वाले लड़के ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब तक तो ठीक ही दिख रहा है सिंगल पीस में। अंजलि ने उसे देखा तो देव ने कहा,
अंजलि, ये नील है, आदि और मेरा फ्रेंड। हेलो। नील ने अंजलि से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया तो अंजलि ने पहले उसके हाथों को गौर से देखा, फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते। नील उसके अंदाज पर मुस्कुराने लगा। देव ने कहा कि तुम इसे मेरी तरह ही समझ सकती हो। देव की बात सुनकर नील ने जल्दी से कहा, जी नहीं, आपको मुझे इसकी तरह समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंजलि और देव दोनों ने उसे हैरान होते हुए देखा तो उसने इस्माइल करते हुए कहा, मेरे पास ऑलरेडी मेरी बहनें हैं और किसी का भाई बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। अंजलि ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो देव बोला, इस पर ध्यान मत दे अंजलि, इसकी आदत है हमेशा मजाक करने की। वैसे मोहतरमा, आपके यहाँ मेहमानों से दरवाजे पर ही बात करने का रिवाज है। उन्हें इज्जत से बैठाकर चाय नाश्ता नहीं पूछा जाता। नील को अंजलि गुस्से में बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए उसने उसे और गुस्सा दिलाने के लिए पूछा। अंजलि ने देव से कहा, देव भैया अंदर आ जाइए, कुछ लोगों को अपने यहाँ की खातिरदारी दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग गर्ल। अंजलि को पलटकर जाते हुए देखकर नील ने खुद से कहा। नील के साथ आई लड़की अंदर आकर रितिका के गले लग गई और दीपिका और शीतल जी के पैर छूकर हालचाल पूछने लगी। टू बी कंटिन्यूड।